देखिए, हम लोग 3 डायमेंशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और प्लेन पढ़ेंगे। और 3 डायमेंशन के बारे में हम आपको जब हमने पोजीशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था इन 3 डायमेंशन, तो उसमें सारी चीज़ें आ गई थी। अब हम यहाँ पर अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे, तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो अभी जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे आपने 2 डायमेंशंस पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था, क्वाड्रेंट बनता था। क्या बनता था? क्वाड्रेंट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसमें बनेगा क्या? ऑक्टेंट। उसका नाम क्या होगा? ऑक्टेंट। जैसे वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? उसी ऑक्टेंट को आपको फर्स्ट टू कहाँ तक बोल देंगे? 8। आइए देख लीजिए वो होते क्या है, उसके बारे में हम आपको बता दें, फिर चल दें आगे। ये ऑक्टेंट में कोऑर्डिनेट्स लिख दिया कि कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे? एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज को हम लिखते हुए चले आ रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ये ऊपर एक्स लिख दे रहे हैं, फिर वाई लिख दे रहे हैं, फिर जेड, जिसे ये उसी सीक्वेंस में हम लिखने जा रहे हैं कि एक्स वाई जेड क्या होगा। अब पहले उसके बारे में बता दें, फर्स्ट ऑक्टेंट होता क्या क्या है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट होता क्या क्या है, सेकेंड ऑक्टेंट कैसे पहचानेंगे, थर्ड कैसे पहचानेंगे, फोर्थ कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड लिख दे रहे हैं, यानी उसी हिसाब से खाली हमें साइन को ही बताना है, साइन के हिसाब से पहचानना है। जैसे आप 2 डायमेंशन में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को उसके साइन के हिसाब से पहचानते थे, वही चीज़ यहाँ पर भी है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ओ एक्स वाई जेड, यानी मीन्स क्या कि चूंकि प्लेन बन रहा है, ओरिजिन को शामिल करके बन रहा है, उसको इंक्लूड करके बन रहा है, इसलिए ओरिजिन को जरूर लीजिएगा। ओ एक्स वाई जेड, जहां डैश लगा देंगे वो निगेटिव होगा, जहां डैश नहीं लगाएंगे वहां वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ओ एक्स वाई जेड हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाएगा। यहाँ पर ये तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब क्या करिए, कुछ और ना करिए, एक एक पर डैश लगाइए। एक एक पे डैश लगाने का मतलब कि ओरिजिन पे मत लगाइएगा, नहीं उस पे भी लगा दीजिए। ओ एक्स डैश वाई और जेड। अब ये सेकेंड ऑक्टेंट हो गया। इसमें क्या होगा? एक्स निगेटिव होगा, वाई क्या होगा? पॉजिटिव, और जेड क्या होगा? पॉजिटिव। अब आइए अगले पे लगाइए और एंटी क्लॉकवाइज में चलते हुए चलिएगा। ओ एक्स वाई डैश और क्या? जेड। यहाँ क्या हुआ? पॉजिटिव। ये क्या हुआ? निगेटिव। चलिए निगेटिव में लिखने की आदत बनी हुई है, वी नहीं लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर भी क्या हुआ? पॉजिटिव। आइए अगले ऑक्टेंट पे आइए, तो क्या हो जाएगा? ओ एक्स वाई और क्या? जेड डैश। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ? निगेटिव। अब आइए अगले ऑक्टेंट पे आइए, तो अब दो एक साथ निगेटिव होंगे, तो पहले किसको लीजिएगा? एक्स और वाई को। तो ये क्या लिखने जा रहे हैं? ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड। तो एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव और जेड क्या? पॉजिटिव। अब क्या करिएगा? वाई डैश जेड डैश ना लीजिएगा, एक्स डैश को लेते हुए अगले को लीजिएगा, एक्स डैश को लेते हुए अगले को लीजिएगा। ये चीज भी हमने कहीं पीछे किसी उसमें बताई है, कोई कॉन्सेप्ट के साथ यूज हुआ है,
एक्स डैश वाई और क्या जेड डैश। अभी एक्स डैश को लिए रहिए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव और क्या निगेटिव। अब अगले को आइए, क्या लीजिए, x का y से डैश हो गया, x का किससे हो गया z से। अब बचा कौन है, तो अगला क्या ले लीजिए, o x y डैश और z डैश। तो अब यहां पर x क्या ले लीजिए पॉजिटिव, y क्या ले लीजिए निगेटिव और z क्या ले लीजिए निगेटिव। ये 7 ऑक्टेंटेड हो गए होंगे, आप देख डालिए, यानी तीनों पॉजिटिव, एक निगेटिव, फिर दो निगेटिव। अब क्या ले लें, तीनों निगेटिव। तो ये आपको देखने में आसानी रहेगी, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। बाकी 3 डायमेंशन में सारी चीजें, जब हमने पोजीशन आप पॉइंट पढ़ाया था 3 डायमेंशन में, सारी चीजें वहां बताई थी, सारी चीजें उसी को भी हम आगे यूज करेंगे। वहां हमने ये भी बता दिया था, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, जेड एक्सिस पे लेंगे। और चूंकि एक्स वाई वाई जेड वो प्लेन है, तो उसकी बात हम प्लेन में करेंगे। कहां करेंगे, प्लेन में। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए, अब हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला, हम क्या कर रहे हैं, स्पेस में कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं। 3 डायमेंशन को कंसीडर करते हुए जो पॉइंट हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, स्पेस में लिया था। तो यहाँ पर अब 3 डायमेंशन को हम दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि पीछे समझा के आए हैं। हम स्पेस में डायरेक्ट कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक को हमने ए बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, बी। हमें इन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब इनके कोऑर्डिनेट को 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट ही हमने पीछे लेट करके दिखाया था, एक्स वाई जेड, याद है ना। तो वही स्पेस में हमने 3 कोऑर्डिनेट ले लिया, x1 y1 z1, और यहाँ क्या ले लिया, x2 y2 z2। अब इसमें बताने की जरूरत ज्यादा हमको नहीं, पीछे सारी चीजें हम बता के आए, वही 3 डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं जो वेक्टर में पढ़ा के आए। अब जाहिर है हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, और ये पॉइंट है जिसका आप पोजीशन वेक्टर लिख ही सकते हैं। और वो आप पोजीशन वेक्टर फटाक से लिख करके उनका मॉडुलस ले लीजिए, वेक्टर निकाल करके डिस्टेंस आ गई। तो यहां से ये OA आपका क्या हो गया, x1i प्लस y1j और प्लस क्या z1 के। ऐसे ही OB क्या आ गया, x2i प्लस y2j और प्लस z2 के। अब ये आप वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, और जैसे वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या हो गया, x2 माइनस x1i और प्लस y2 माइनस y1j कैप और प्लस z2 माइनस z1 क्या k कैप। अब इनका मॉडुलस ले लीजिए। तो जब मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला आ गया 2 पॉइंट के बीच का। इसी डिस्टेंस को अगर हम b से लिख दें तो ये क्या आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसको चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लिखने की जरूरत नहीं किसी पॉइंट की। एक पॉइंट को 0 0 कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर जो पॉइंट दिया रहेगा वही आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। इतने आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन फार्मूला। जैसे 2 डायमेंशन में पढ़ा था वही यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, डिवीजन फार्मूला। देखिए उसका भी हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं बड़े सफाई से कि जो आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, उसमें 2 ही कोऑर्डिनेट थे, कौन, x1 y1 और z1। तो अब यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हो गए, z1 बढ़ गया एक्स्ट्रा, तो जाहिर है वहाँ x और y कोऑर्डिनेट थे। तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस में ही
उन्हीं का डिफरेंस आ गया, बस ये कह सकते हैं आप। अब आ जाइए डिवीजन फार्मूला, जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूला। इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ये देखिए, एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, भी दूसरा आपको घर पे दे देंगे करने के लिए। ये हमने 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लिया, और दूसरा ले लिया बी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया x2 y2 z2, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P हमने लेट कर लिया, और इसके कोऑर्डिनेट को x y z लेट कर लिया। ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n रेशियो। और ओरिजिन को हमने O ले लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख ही सकते हैं, इसका भी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और P का भी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा ही है। तो P अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ये OP किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू दिस पोजीशन वेक्टर और प्लस इसका रेशियो इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा m इंटू OB और प्लस क्या n इंटू OA अपॉन क्या m प्लस। अब आप क्या करिए, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो OP किसके बराबर हो जाएगा बताइए, xi प्लस yj और प्लस zk इज इक्वल टू, रेशियो को अलग अलग कर लीजिए, तो क्या लिख दें m अपॉन m प्लस n, या भी रहने दीजिए, m बाद में कर लेंगे, OB की वैल्यू लिख दीजिए क्या x2i प्लस y2j और प्लस z2k, और ये फिर प्लस n इंटू क्या x1i प्लस y1j प्लस z1k और होल डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n। अब थोड़ा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, दोनों तरफ i और j k के दोनों वेक्टर आपस में क्या है इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ i j और k के कोफिशिएंट को क्या कर ले रहे हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं, पहचानिए, यहाँ i कॉमन कर लेंगे तो क्या मिला mx2 प्लस nx1, और इसको अलग अलग सब कर दीजिए तो क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। ऐसे ही y निकाल लीजिए क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन, ऐसे z निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा mz2 वेरी गुड प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये आगे। लेकिन चूंकि ये पॉइंट है तो इंटरनल डिवीजन भी क्या है पॉइंट, तो पॉइंट के हिसाब से लिखिएगा, देयरफॉर P इज इक्वल टू, अब लिखिएगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, क्या लिखने जा रहे हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहाँ जगह ना होने की वजह से यहाँ लिख दे रहे हैं mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट। अब यहीं पर एक चीज और लिख दे रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यहीं पर लिख दे रहे हैं बाद में, इफ p इज मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू क्या n। जब रखेंगे तो दोनों बराबर हो गए, यहां से कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख दें x1, p की वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, और तीसरी वैल्यू क्या आ गई z1 प्लस z2 बाई 2। ये आपका इंटरनल मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बता दें। आइए बिल्कुल सेम मैनर में आप एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला घर पे प्रूफ करिएगा। हम यहां पर आपको समझा दे रहे हैं, ये 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 ले लिया, और दूसरे के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 z2 ले लिया, और ये लेट कर लिया, इसको इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने x y z ले लिया, और A से B लिया है तो ये रेशियो m ले लिया, और इस रेशियो को क्या ले लिया n। तो जब आप इसको घर पे करेंगे
तो P की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आएगी बोलिए। जब ये रेशियो ले रहे हैं तो इसका इंटू, याद आ रहा क्या, mx2 और क्या माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। फिर दूसरा बोलिए my2 माइनस ny1 अपॉन, और फिर माइनस nz1 अपॉन m माइनस। ये कर लीजिएगा घर पे, इसको उसी तरीके से वेक्टर लेट करके जैसे कराया वैसे कर लीजिएगा। अब आइए यहीं पर एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हम लिख करके छोड़ दे रहे हैं, सुगर पे करिएगा। एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, अब पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमने 3 पॉइंट को रिलेट कर लिया, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमने ए बी सी ले लिया है, और जिनके पॉइंट्स को ए बी सी ले लिया है, इनके कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 z1 और क्या x2 y2 z2 x3 y3 और क्या लिया है z3 लिया है। एक ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रूफ करने के लिए जब नाम लिखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिया, देखिए ABC। तो अब यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ही तो सेंट्रॉइड होता है भाई। ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये मिड पॉइंट हो गया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करेंगे मिड पॉइंट दिखाई पड़े, इसके सेंट्रॉइड को हमने क्या लेट कर लिया जी, और मीडियंस हमने सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालना पीछे बताया आपको। ओरिजिन को O ले लिया, ये उसके रेस्पेक्ट में जब आप निकालने जाएंगे तो ये आपको पीछे हमने कराया भी है। क्यों भाई कराया नहीं कराया, वेक्टर में कराया है ना। तो अब इसका सेंट्रॉइड लिख दीजिए उसी तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लीजिए x y z, और ये क्या हो जाएगा OG इज इक्वल टू क्या OA प्लस OB प्लस OC बाई 3। इसको D लिखिए, तो इसको फिगर में जब बनाइएगा तो कायदे से D इसका मिड पॉइंट दिखाई पड़े, ये इसको E लिख दिया, इसको क्या लिख दिया F, तो ये D मिड पॉइंट दिखाई पड़े। गलती से यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप देख लीजिए घर पे ठीक से। तो अब यहाँ से क्या करिए, इसको लिख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk, बिल्कुल उसी में, ये भी एक तरीके का क्या इंटरनल डिवीजन है मीडियंस का, 2:1 के रेशियो में, वही है कुछ और नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस x2i प्लस y2j प्लस z2k, और प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, चलिए x3i प्लस y3j और प्लस z3k अपॉन क्या 3। अब यहाँ पर हम i j और k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर ले रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। x की वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y की वैल्यू क्या आ गई y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ऐसे ही z की वैल्यू लिख दें, z की वैल्यू लिख दे रहे हैं क्या z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये लिख दिया। अब उसको सेंट्रॉइड एक पॉइंट है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, therefore G is equal to x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ये और कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये आपका हो गया। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। आइए देखिए, अब हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक बार, जबकि पढ़ के हम ऐसा नहीं है,
मान लीजिए अगर हमने कोई वेक्टर ये ले लिया r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, अगर ये हमने ले लिया तो इस ए बी सी को हमने पीछे बताया है स्केलर कंपोनेंट्स है। किसका? वेक्टर का। इस पर आपने एडवांस में क्वेश्चन भी किया है 2015 का। और उसके अलावा फिर आप, और देखिए यही वेक्टर ध्यान रखिएगा, ये इसी को हम लिख दें ए प्लस बी प्लस सी इंटू आई, ए माइनस बी प्लस सी इंटू जे माइनस ए प्लस बी इंटू के। तो ये फिर वो हो गया क्या? स्केलर कंपोनेंट। जब कोई चीज हम लोग जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये तो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, वो लगा करके जनरल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जो आपके एडवांस में क्वेश्चन था ये पी प्लस क्यू माइनस आर करके कुछ था नहीं कि स्केलर कंपोनेंट साइंस के, और वेक्टर लिखा गया था। तो आइए अब यहां पर वही स्केलर कंपोनेंट्स ए बी सी जो ये मैंने लिया विद साइन, ध्यान रखिएगा ये कुछ और नहीं, क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो। और जब इसी को इसी के मॉडुलस से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। अरे ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ध्यान रखिएगा वही स्केलर कंपोनेंट्स ही यहां पे नाम बदल करके वेक्टर का क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्शन रेशियो। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर लिख सकते हैं, यही आई जे के फॉर्म में। मान लीजिए कह दें 2 - 1 3 कोई लाइन, कोई वेक्टर की, अब वेक्टर को बजाय हम यहाँ लाइन सेगमेंट बोल देंगे, लाइन बोल देंगे। भाई वेक्टर भी क्या? एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक्सटेंड करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 3 है, 2 - 1 3 है, तो वेक्टर क्या हो गया? 2i - j + 3k हो गया। तो अगर इसकी डायरेक्शन को साइंस लिखनी है तो हम क्या लिख देंगे बताओ? a/√a²। रिजल्ट प्रूफ कराया है तो वही लिख दिया। दूसरी क्या हो जाएगी? b/√a² + b² + c² और c/√a² + b²। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। अब आइए, क्योंकि अब हम 3 डायमेंशन में, वो भी 3 डायमेंशन में पढ़ा है, आइए लाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इनकी जो कोई, अब हम लाइन सेगमेंट लेट कर ले रहे हैं और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या ले रहे हैं? LMN। ये किसी लाइन की मैंने डायरेक्शन कोसाइंस लेट कर ली, ये डायरेक्शन कोसाइंस किसकी लेट कर ली? ये CS लिख दिया, कोसाइंस किसकी? किसी लाइन की। क्योंकि अब लाइन ही पढ़ रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। ये हमने ये लेट कर लिया, ये किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है। अब डायरेक्शन रेशियो हम इससे डिफाइन करने चल रहे हैं कोसाइंस के टर्म में। क्यों करने जा रहे हैं ये भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो हम पहले एबीसी पढ़ के आए हैं उसी को अब हम पहले डायरेक्शन रेशियो नहीं बोल रहे हैं। यहां पर करने क्या जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। हमने लेट कर लिया कि ए बी सी आर 3 रियल नंबर्स, आर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये लेट कर लिया, रियल नंबर्स ये लेट कर लिया, और ये क्या है? नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये कहीं और से नहीं ले रहे हैं, अभी यहीं से देखेंगे, यहीं से लेने जा रहे हैं। इसको हमने L बोल दिया है, इसको क्या बोल दिया है? M बोल दिया है, इसको क्या बोल दिया है? N। तो ये चीज हम कहीं और से नहीं ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे वहां से लिए। अब आ जाइए, ये 3 नंबर सेट कर लिया है। अब जो मैंने नंबर लेट किया है और जो डायरेक्शन कोसाइंस लेट की है लाइन की, क्या? LMN। और ये इस एबीसी को देखिए तो उसको मैंने ऊपर डायरेक्शन रेशियो लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब यहां पर अगर किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस किसी 3 रियल नंबर के सेम प्रोपोर्शन हो, सेम रेशियो में हो, तो उस केस में जिस नंबर को मैंने लेट किया है वही क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। तो अब इसका रेशियो लिखने जा रहे हैं, L/A इज इक्वल टू क्या? M/B इज इक्वल टू क्या? N/C। और देखिए ये सेम रेशियो में हमने लेट किया, अगर ऐसा है तो ये ABC क्या कहलाएगा?
देन ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। अब जब किसी चीज का रेशियो लेते हैं, जैसे L:M:N, किसके बराबर आ गया? A:B:C, ये रेशियो ही तो है। और रेशियो हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अभी लिख दें LMN किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन से, यहां पे लिख दें 1/4, वहां यहां पे लिख दें 1/3, और यहां पे लिख दें क्या 1/6। तो अब इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि रेशियो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रेशियो हमेशा किसके फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको अभी हम यहाँ पे लिख दें, ये L/, एक यहाँ पे नोट करके लिख दे रहे हैं, L/1/4 इज इक्वल टू M/2/3 इज इक्वल टू N/3/5, ये लिख दिया। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? बोलिए 4, 3, 60, बोलिए 30 तो आएगा नहीं, ये डिवाइड होगा, ये होगा या नहीं होगा, तो क्या आ रहा है 60। इस रेशियो के 60 से क्या करिए, बताने का मेरा मकसद क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर करिएगा क्वेश्चन में। अगर अभी मैं आपसे कह दें इसको किससे मल्टीप्लाई करें, भाई ये तो रेशियो है, तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, जिससे वो रेशियो किस फॉर्म में आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा, बोलिए, अरे जल्दी बोलिए 36, यही उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ये बताने का मेरा मकसद, अभी क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से इसीलिए इसको डिफाइन करके बताया जा रहा है। नहीं जिसको पाइए आप उसी को डायरेक्शन रेशियो लिख दिया, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाइए, ये चीज हमने लिया क्यों है, आइए भी देख लीजिए। अब आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए, आखिर हमने ऐसा क्यों लिया, भाई इस चीज को हमने क्यों लिया, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसको हमने L कहा है, इसको M कहा है, इसको N कहा है, तो जैसे L इक्वल टू लिखेंगे तो L/A इज इक्वल टू क्या आया 1/√A² + B² + C²। यहां से क्या आया L/B इज इक्वल टू क्या M/B इज इक्वल टू क्या ऐसे N/C। रेशियो बराबर है कि नहीं बराबर, ये इसलिए है। समझ में आई कि नहीं? और पीछे हमने बता रखा है क्या कि किसी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, क्योंकि एंगल एक ही बनाएगा, एंगल उसका बदलेगा नहीं, वेक्टर का कि बदलेगा। अब यहां से क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है L/M। अब मान लीजिए आ गया थोड़ी देर के, इसको हम 2 से इंटू कर दें, तो उसी LMN वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गई 2A 2B 2C। इसी को 3 से इंटू कर दें तो क्या हो गया 3A 3B 3C। इसी को हाफ से इंटू कर दें तो 1/2A 1/2B 1/2C हो गया। रिजल्ट क्या मिला, किसी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकती हैं, इनफाइनाइट। क्या हो सकती हैं, इनफाइनाइट। लेकिन ये क्या होगी, बोलिए डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस क्या होगी, यूनिक होगी। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे, अभी उस चीज को भी हम करके दिखाने जा रहे हैं, नोट करिए फिर आगे चले। आइए अब हम उस चीज को पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हमने निकाला है, L/A इज इक्वल टू M/M इज इक्वल M/B इज इक्वल टू N/C। ये किसके बराबर होगा उसको हम निकालने जा रहे हैं। और देखिए कैसे, ये L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू क्या N/C, इसको हमने लैम्डा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, और लैम्डा क्या एक पैरामीटर है, क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। अब आइए, तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई A लैम्डा, बोलिए B की वैल्यू क्या, M की वैल्यू क्या आ गई B लैम्डा, और C की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी N की वैल्यू क्या आ गई
सी लैम्डा। और यहाँ पर आपको पता ही है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से क्या मिलने जा रहा है, वैल्यू लिख दे, बोलिए। तो ये क्या मिलने जा रहा है, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1, या लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये उसी के बराबर होगा ये रेशियो, अब ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो दी हुई है और उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करेंगे, बोलिए। फिर अब यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकाली ना, तो ये एल की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट, फिर यहां पर मिल गई। तो अब दोनों नहीं होंगी डायरेक्शन कोसाइन, यहां पे ही समझना है। तीनों का पॉजिटिव लेंगे या तीनों का क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और करके लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यूनिक है। और पीछे मैंने आपको बता रखा है क्या कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो लाइन आपने पढ़ा था वो एंगल क्या बनाएगा, अल्फा बीटा गामा, या क्या होगा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, याद है ना, बताया था। तो वही जब कोसाइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब कॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही निगेटिव यहां से दिखाई पड़ेगा। तो दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अब यानी क्या हुई, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या क्या हुई सी अपॉन, या उसी का क्या हुआ निगेटिव, और करके लिखेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। हम क्या करने जा रहे हैं कि जिस लाइन की डायरेक्शन रेशियो उसको हमने एबीसी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एबीसी। ये किसी लाइन की ये गिवन है, ये गिवन डायरेक्शन रेशियो है, लाइन की गिवन है, किसकी, ऑफ अ लाइन, ये लिख दिया। अब इसका वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, बोलिए। उसको हमने लेट कर लिया वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू क्या, बोलिए, ए आई प्लस बी जे और प्लस क्या सी के। अब इसके पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं, बोलिए। वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख दे, बोलिए, लैम्डा ए डैश। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। इसमें कोई डाउट। और लाइन ये ली थी, इसी की डायरेक्शन रेशियो लेट की थी। तो अब बताइए इसकी डायरेक्शन कोसाइंस को हमने क्या लेट कर लिया, बोलिए, एल एम एन। तो इसका रेशियो पहले से हमको गिवन है, ये एल बाई ए इज इक्वल टू क्या एम बाई बी इज इक्वल टू क्या एन बाई सी। ये गिवन है कि नहीं गिवन है, बोलो भाई। जिस लाइन की डायरेक्शन रेशियो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन लेट कर लिया, ये गिवन है। अब इसका भी उसके पैरेलल है ना, उसके पैरेलल है, तो जाहिर अगर उसके पैरेलल है तो यहां पर क्या हुआ, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी लैम्डा ये हुआ, बोलिए। अगर आप यहां पर इसको आप देखिए तो रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है, ये जब लाइन पैरेलल है तो एंगल का इंक्लिनेशन वही होगा कि अलग होगा, वही होगा एक्सिस से। तो डायरेक्शन कोसाइन भी क्या हुई, वही हुई। तो यानी मींस क्या, एल एम एन ही हुई उसकी पैरेलल लाइन की बदल गई। तो यहां से क्या आ गया, एल बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या, बोलिए, एम बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या एन बाई लैम्डा सी। और चूंकि रेशियो तो लैम्डा से क्या कर दें, इंटू कर दें। रिजल्ट क्या मिला, एल बाई ए इज इक्वल टू क्या एम बाई बी इज इक्वल टू क्या एन बाई सी। क्या रेशियो बदला, वही आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइन की डायरेक्शन रेशियो एबीसी है उसके पैरेलल अब चाहे जो लाइन ले लीजिए लेकिन डायरेक्शन रेशियो बदलेगी नहीं, क्या रहेगी, वही रहेगी। इसीलिए भी हमने पीछे वही बताया था कि किसी लाइन की डायरेक्शन, अब देखिए यहां पर इसकी क्या हो गई, अगर इसको लिखे तो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी। लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखना है, जब इसको इसके साथ लाना है तो किसके फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये वेक्टर रहेगा तो यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, उसको ना बदलिएगा, लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में। जब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर क्या मिला कि अगर कोई लाइन की डायरेक्शन रेशियो दी है तो उसके पैरेलल जितनी लाइन होंगी सबकी डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगी, एबीसी ही रहेगी। लेकिन हमने देखिए कहा लिया था लैम्डा, और लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। जब यहाँ लैम्डा पैरामीटर है तो इस तरीके से यहाँ कितनी लाइनें हो गई, इनफाइनाइट।
लेकिन सबकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इनफाइनाइट लाइन लैम्डा की वजह से हो रही है। अब समझिए बात को, तो किसी लाइन की, इसी समझिए, अभी हमने क्या बताया था, किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन जब उसको लेने जाएंगे तो उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां से आप ये कह सकते हैं जितनी लाइनें हमारी पैरेलल है सबकी डायरेक्शन रेशियो क्या करिए, एक ही यूज कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं है, पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो क्या करिएगा, एक ही यूज कर लीजिए। कोई डाउट इसमें, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी हम यूज करेंगे, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना, ये LMNQ सेम लिया, ये तो समझ में आया। बोलिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, लेट ABC बी अ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन देन टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को क्या करें, LMN लेट कर लें, अभी हम पीछे करके आए हैं, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू क्या, लैम्डा लेट करके आए हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 में लैम्डा की वैल्यू निकाले हैं ना, क्या प्लस माइनस, तो वही डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, ये L इक्वल टू क्या, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और फिर क्या प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर क्या प्लस माइनस C अपॉन क्या, इसको M इज इक्वल टू लिख दिया, इसको क्या लिख दिया N इज इक्वल टू A, ये N इज इक्वल टू, इसको M इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब लेकिन आंसर लिखिएगा तो ऐसे ना छोड़ दिएगा, गलत हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, प्लस वाली भी डायरेक्शन को साइंस ले ली और क्या ले ली, माइनस वाली, ये रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखिएगा, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कॉमा B पॉजिटिव साइन ले लेना है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा C अपॉन अंडर रूट क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन को साइंस का ही करके या डायरेक्शन रेशियो बोल करके तब हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, ब्रैकेट लगा दिया कॉमा लगा करके, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। और क्या माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस B अपॉन अंडर रूट क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये, और कॉमा माइनस C अपॉन अंडर रूट क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये। अब बताइए, अगर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में, भाई डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी वेक्टर लिखा है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में भी तो वेक्टर लिख सकते हैं, तो वो कौन सा वेक्टर बन जाएगा, तेज बोलिए, यूनिट वेक्टर पीछे कराया है, Li प्लस MJ प्लस NK कैप, तो वो है वेक्टर। अब देखिए इसे दो चीज रिलेट कर लीजिए, अब वो जो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर लिखा, तो क्या होगा, उसके पैरेलल जितनी लाइनें होंगी सब डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करा पीछे आपने, तो चीजें नहीं बदल रही हैं। पैरेलल में क्या वेक्टर लिया था, खाली पैरामीटर का ही तो इंटू लेते थे, लेकिन जब उसी को रेशियो में बदल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सब सेम हो जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, भाई लाइन पैरेलल है तो इनफाइनाइट डायरेक्शन, वही L/A इक्वल टू M/B, लैम्डा लेट कर रहे हैं, लैम्डा क्या है, पैरामीटर है, और वो क्या है, जैसे रेशियो के फॉर्म में लिया भी, दिखाया नहीं दिखाया कि L/A लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, वो ले लीजिए, सारी क्या है, रेशियो तो सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी LMN डायरेक्शन कोसाइन से उसी की तो ये बन रही है, इसमें उसी की डायरेक्शन रेशियो कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब वो इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रहा है, इनफाइनाइट की वजह से आ रहा है, वो पैरेलल की वजह से आ रहा है। किसी वजह से आ रहा है, भाई लैम्डा ना लेते ना आता। समझ में आया, बोलिए कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। हाँ, लेकिन वही वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर चेंज रहेगा, भाई लैम्डा की वजह से चेंज रहेगा ना। उसकी क्या चेंज हो रही है, लेंथ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या तो अपोजिट आ रही है, वही अपोजिट डायरेक्शन यहाँ आ रही है, देखिए जस्ट अपोजिट आ रही है, वही चीज है, वेक्टर वाली चीज है, दूसरी चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए समझिए, जो आर्टिकल अभी हमने पढ़ी और जो आप पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, इसको पहचानिएगा जिससे कंफ्यूजन ना शुरू हो। अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ी उसमें हमने क्या दिया,
लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन देन फाइंड इस डायरेक्शन कोसाइन। तो वो आपकी क्या हो सकती थी, किसी एक डायरेक्शन की होगी, उसके जस्ट अपोजिट की होगी। अब आइए यहां पर देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। अब देखिए टू फाइंड द आर्टिकल है ये, टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। ये देखिए अब यहां पे समझिए हम क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा ए है और वो क्या है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये लेट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट चाहे इधर लेट करिए चाहे इधर लेट करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नीचे को लेट करिए चाहे ऊपर की ओर, तो जाहिर इसी पॉइंट से ही तो जाएंगे उसकी ओर। तो अब यहां से दूसरा पॉइंट हमने बी लेट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ये हमने ए से बी को ज्वाइन कर दिया। इसी की निकाल लीजिए, इसको वेक्टर बना लीजिए, वेक्टर फॉर्म में निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल आए। तो जो पॉइंट यहां पे गिवन था उसी से आप दूसरी की ओर जा रहे हैं। यहां पर वो नहीं लिखेंगे प्लस माइनस डायरेक्शन को साइंस में, क्योंकि वहां हमने डायरेक्शन रेशियो दी थी, लाइन नहीं दी थी किधर जा रही है, पहचानिएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। अब आ जाइए तो यहाँ पे वेक्टर ए बी निकाल लें, अभी वेक्टर का हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहां से क्या आ गया x2 माइनस x1 कॉमन भी कर लिया यहाँ है भाई, प्लस y2 माइनस y1 जे, यानी लिख करके वैल्यू आई जे कॉमन कर लिया। नहीं सोचिए कहां से लिख दे रहे हैं, z2 माइनस z1 के कैप, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको क्या करिए डिवाइड करिए, किसी डिवाइड कर दे अपॉन ए बी, ए बी मीन्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन पूछी जाती तो आप ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन पता है, वहां डायरेक्शन रेशियो खाली दी गई थी तो प्लस माइनस लिखा है और वो भी आर करके लिखा है, दोनों नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में, एक किसके फॉर्म में, प्लेन फॉर्म, ओ सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ेंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर ओरिजिन है कि नहीं है। और जो आपने पीछे अब तक लाइन वगैरह पढ़ी है उसमें क्या होता था, वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता था। अरे भाई कोई पॉइंट मूव करता है वो एक गिवन कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो उसके मूव करने जो पाथ ट्रेस आउट होता है वही उसका लोकस कहलाता है। उसी में लाइन भी आती है, सर्कल भी आती है, पैराबोला भी आता है, सभी आता है। अब आइए यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात क्या है, चूंकि ओरिजिन होने की वजह से ही और पॉइंट हमारा क्या होता है वेरिएबल पॉइंट होता है, वो भी पॉइंट होता है तो उसका जाहिर है पोजीशन वेक्टर होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ते हैं, यही वजह है। अब आ जाइए आर्टिकल, पहले हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल, यहां पे लिख दे रहे हैं एंड, ये छूट गया है पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। तो अब यहां पर देखिए ये हमने लाइन ले ली जिसको हमें निकालना है, ओरिजिन को हमने ओ लेट कर लिया और ये एक गिवन वेक्टर है बी, इसके क्या है ये पैरेलल है। अब ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसको हमने ए लेट कर लिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए। अब मेन रोल है यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट का लेट करना। आपने 2 डायमेंशन में भी पढ़ा है कि वेरिएबल पॉइंट को आप लेट करते हैं, चाहे आप डायरेक्ट एक्स वाई के फॉर्म में लेट करिए, चाहे आप अल्फा बीटा के फॉर्म में लेट करिए, बाद में लोकस करिए, लेकिन अल्फा बीटा के फॉर्म में लेट करने से फायदा होता है, लोकस लेना आपको आ जाता है।
और वही काम हम यहां पर करने जा रहे हैं कि एक वेरिएबल पॉइंट लेट करने जा रहे हैं। 2 डायमेंशन में आप क्या करते थे, अल्फा बीटा लेट करते थे, बाद में अल्फा बीटा को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे, किससे, एक्स वाई से। यहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, इसीलिए यहां पर अपने वेरिएबल पॉइंट को हम लोकस फॉर्म में पहले से ही लेट कर रहे हैं। यहां पर भाई इतना ही डिफरेंस है, यानी वेरिएबल पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम खुद ही लेट करने जा रहे हैं, हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर ये वेरिएबल पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया और इसको जो लोकस फॉर्म में हमने क्या लेट कर लिया, आर। यही आर ही वेरिएबल है यहां पर। ये जो पॉइंट ये देख रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं ना पॉइंट पी का, यही ही क्या है, हमने लोकस फॉर्म में ही यहां लेट किया। अब हमें फर्दर लोकस लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब क्या करिए, ये ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से ए को ज्वाइन कर दीजिए, और यहां पर कुछ ना करिए, लाइन निकालनी, एडिशन प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा वही लगा दीजिए, बस कुछ और कुछ ना करिए। क्या लिख दीजिए, बोलिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या हो जाएगी, बोलिए, ओ। और इस तरीके से लगाइए कि आपका वेरिएबल पहले आ जाए लाइन में, कहां आ जाए, पहले। तो यानी क्या हो जाए, ओपी इज इक्वल टू ए, ये वेरिएबल आपका जो है लोकस फॉर्म में जो लेट किया, ये पहले आ जाए बस। तो क्या लगाइए, ओपी इज इक्वल टू, बोलिए, ओ ए प्लस ए, हो गया। ओपी की वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिख दें, बोलिए, आर। इसको क्या लिख दें, ए प्लस एपी को पहचानिए, एपी एक वेक्टर है, किसके पैरेलल है, बी के, तो पैरेलल कंडीशन लगा दीजिए। क्या लिख दें, एपी को क्या लिख दें, बोलिए, यहां पर एपी को क्या लिख दें, यहां पर लैम्डा टाइम्स बी, बस हो गया, लैम्डा टाइम्स बी। यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है जिसको मैंने आर लेट किया है, ये वेरिएबल पॉइंट है, और ये आर इस लाइन को हर जगह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सुन लीजिएगा, अगर अब हमें लाइन पर कोई पॉइंट लेट करना हुआ तो हम यही लेट करेंगे, ए प्लस क्या, लैम्डा बी। आर की वैल्यू भी पॉइंट निकल आई, और यही हमारी लाइन भी, आर लिख देंगे तो लाइन हो गई, और जब उसको ए प्लस लैम्डा भी लिखेंगे तो क्या बन गया, उस लाइन पर, बोलिए, ये पॉइंट उसको हर जगह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पे सबसे बड़ा रोल है क्या, कि ये लाइन निकालना है तो ये एक वेक्टर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और लैम्डा क्या है, पैरामीटर, जो कहां से मिला, पैरेलल की कंडीशन से, वही यहां यूज हो रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या, पैरामीटर। ये आपकी जनरल फॉर्म में लाइन आ गई, यही लाइन ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, इफ लाइन passes through origin, तो क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, जो ए पॉइंट ए से पास करा था पोजीशन वेक्टर, अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए, ए किसके बराबर आ गया, नल वेक्टर के, वेरी गुड। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बी, जिसके पैरेलल है वही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना? ये ओरिजिन से पास होने वाली हो गई, ये आपकी एक पॉइंट से एक गिवन वेक्टर के, ए क्या है, पॉइंट है, बी क्या है, वेक्टर है। समझ में आ गया? आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही यहां पे यूज करना, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, भी आप देखेंगे, इसको नोट कर लिया। देखिए, जिस तरीके से 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी, उसकी पहचान ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स x और y का लीनियर पावर होना, उसी तरीके से यहाँ पे 3 डायमेंशन में लाइन की पहचान वेक्टर r इज इक्वल टू ये, और वहां पे क्या नजर आएगा, पैरामीटर, ये मस्ट है, नजर आएगा। वो पैरामीटर बोल रहा है कि उसी वेक्टर के क्या है, वो पैरेलल है। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through a point x1 y1 z1 and parallel to a line whose direction ratio are abc। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसी को वेक्टर में चेंज कर लीजिए, वेक्टर पढ़ के आए हैं, बाद में कंपेयर कर लेंगे, जिससे भी कंपेयर करके दिखाया प्रूफ। अब आइए लिखने जा रहे हैं क्या, पोजीशन वेक्टर
ऑफ अ गिवन पॉइंट ए, ये लिख दिया। ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया बोलिए, x1i प्लस y1j और प्लस क्या z1, ये लिख दिया। अब क्या लिख दें, अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। भाई लाइन के पैरेलल है, उसी के डायरेक्शन रेशियो दिए, तो डायरेक्शन रेशियो दिए तो वेक्टर लिख सकते हैं ना। अभी आपने देखा क्या, डायरेक्शन रेशियो जब अगर खाली डायरेक्शन रेशियो लिखा है तो क्या हो जाएगा, जितनी पैरेलल लाइन होगी सब सेम हो जाएगा, तो उसको लिख ही दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर अ वेक्टर पैरेलल टू अ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो हमको निकालना है रिक्वायर्ड लाइन, क्या वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर पैरेलल टू अ रिक्वायर्ड लाइन। बोलिए b इज इक्वल टू क्या लिख दे बोलिए, ए बी सी लेट किया तो ये b में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब तो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख दे बोलिए, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेक्टर लाइन लिख दे, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ, तो इस b में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, नहीं दोनों सेम समझ लीजिए। अब इसको लिख दिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। हम चाहते तो यहां पे b डैश लिख देते, लेकिन चले दीजिए इक्वेशन ऑफ वेक्टर लाइन क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, ये हमने यूज कर लिया। अब उस लाइन पर क्या कर रहे हैं बोलो, वेरिएबल पॉइंट लेट कर ले, ये था p, यही तो r था। क्यों भाई, r इज इक्वल टू क्या लेट कर ले रहे हैं, ये x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये लेट कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में, लेट कर लिया। याद करिए ऐसे भी हमने लिखा है पीछे पॉइंट को, तो अब r की वैल्यू क्या आ गई, उसका पोर्शन वेक्टर लिख दिए, क्या एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या जेड के। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट। देख लीजिए जो पॉइंट था 3 डायमेंशन में, जहां पर भी था उसको मैंने ऐसे भी पॉइंट है वेक्टर फॉर्म में लगा के लिखा है, क्योंकि पॉइंट है तो उसका हम पोर्शन वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसलिए लगा दिया, कोई वो नहीं है। तो यहां से क्या आ गया लिखिए, क्या लिख दे बोलिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू क्या आ गया, ए का मतलब क्या है x1 आई प्लस y1 जे और प्लस क्या z1 के और प्लस लैम्डा इंटू ए, ये बोलिए क्या b की वैल्यू भी लिख दीजिए, क्या लिख दे वेक्टर b, क्या लिखा है आपने, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, इसको धर लिया, ये तो क्या आ गया, आई को एक साथ कर लीजिए, x माइनस x1 इंटू आई प्लस बोलिए y माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब आप देख डालिए, खुद देख डालिए कि जो हमारी लाइन है जो हम निकालने जा रहे हैं, जो पैरेलल लाइन जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या थी, ए बी सी थी, अब यहाँ क्या आ गई, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी आ गई। अगर लैम्डा इंटू करें आएगी नहीं आई। अब आइए आई जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, क्यों भाई, जब कंपेयर करने जा रहे हैं बताइए क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे, जगह नहीं है, क्या मिला बोलिए, x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा। देखिए फिर क्या मिला, इज इक्वल टू z माइनस इज इक्वल टू सी लैम्डा। यहां से क्या मिला, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, बोलो y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या लैम्डा, है ना भाई, और z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू भी लैम्डा। ये लैम्डा और z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू भी क्या लैम्डा। अब क्या मिल गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, ये क्या मिल गई लाइन हमारी, सब लैम्डा के बराबर हैं, क्या होगा लाइन बताइए, बोलिए x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू क्या y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या।
अब इसको कार्टेशियन फॉर्म से देखिए जरा सा। ये एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो किसकी? जिसके वो क्या थी? पैरेलल थी। x1 y1 z1 क्या है? वो पॉइंट जिससे लाइन क्या कर रहा है? पास कर रहा है। और x y z में ये क्या है? कोफिशिएंट प्लस वन है, जरूर पहचानिएगा। यानी हमारी कार्टेशियन फॉर्म लाइन क्या आ गई? x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू क्या? y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या? ये ए बी सी। अब ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं है, क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। किसकी? जिसके लाइन क्या थी? पैरेलल थी। और अभी आपने देखा है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी? वो बदलेगी नहीं। ये देखिए, ये देखिए एबीसी आई। तो अब यही एबीसी हम चाहे पैरेलल लाइन के लिए बोले चाहे उसी की बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा का इनटू है। लेकिन इसको इसके फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हम ये भी कह देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 whose डायरेक्शन रेशियो इज एबीसी, तो ये रॉन्ग नहीं है। बताने का ये मेरा मकसद था, जो तभी हमने बताया था ना, समझाया था कि उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, वो एक चीज है किसी लाइन की, वो यहां पे यूज करना था हमको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब देखिए, ये जो लाइन के पैरेलल उसी की है, लेकिन अगर हम उसी की भी पूछ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इसी लाइन का नाम है क्या? सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या नाम है? सिमेट्रिकल फॉर्म। और इस पे वेरिएबल पॉइंट क्या है बोलिए? ये पी लिया था। आर को क्या लिया था? एक्स वाई जेड। वेरिएबल कौन है? एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या रहेगा? +1। क्या रहेगा? +1। इसको नोट कर लीजिए, इसको डायरेक्शन रेशियो यूज कर लीजिएगा। रेशियो आइए देखिए, जो हम लोगों ने अभी लाइन पढ़ी है, जरा उसी को एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। क्या? ये x माइनस x1 बाई ए, ये कार्टेशियन फॉर्म में जो पढ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये जो आपने पढ़ा इसको देख लीजिए। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई लाइन दे दी जाए, कहा जाए वो किस पॉइंट से पास कर रही है, मुझे पहचानना थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यहां पे लाइन हमने लिख दिया x + 1/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z - 4/5 या -5 लिख दिया। चलिए, कहा जाए अब इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी बताइए? कंपेयर करिए। 2 3 5 2 3 -5। कंपेयर देखिए, आपको कंपैरिजन सिखा रहे हैं कैसे कंपेयर करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म है लाइन ये। और कंपेयर करने से पहले x y और z के कोफिशिएंट पहले +1 कंफर्म कर लीजिएगा, तब करिएगा। नहीं तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही डिवाइड करिएगा, किसी और को नहीं। अरे वो नंबर कॉमन कर लीजिएगा, बाद में डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उसको 1 मान लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि x y z का कोफिशिएंट क्या कर लीजिएगा? +1, तब कंपेयर करिएगा। अब ये लाइन किससे पास कर रही है तो इससे कंपेयर करिए। तो -x1 इज इक्वल टू क्या? 1, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई? यानी इसके पैरेलल लाइन जो होगी उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हुई? 2 3 -5। ये कॉमा लगा दिए, 2 3 -5, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गया। ये इसके पैरेलल लाइन, या इसकी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताइए ये लाइन किससे पास कर रही, किस पॉइंट से? उस पॉइंट को लिखिए। तो पॉइंट को लिखना हो तो कम इसको ऊपर वाले कंपेयर करिएगा, ये इसको -x1 इज इक्वल टू क्या? 1 खाली, लेकिन कोफिशिएंट x y z +1 लेने के बाद, पहले नहीं। और डायरेक्शन रेशियो भी पहले मत लिखिए जब तक क्या ना जाए, x y z कोफिशिएंट क्या ना जाए? +1। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो यहां से क्या आ गया? -1। यहां क्या आया? वेरी गुड। यहां क्या आया? हाँ, 4। समझ में आया? नोट कर लिया, आगे बता रहे हैं। देखिए, अब आपको कोई लाइन किस पॉइंट से पास कर रही पहचानना आ गया। सबसे पहले कोफिशिएंट x y z को +1 करेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी है, यहाँ नहीं है, तो खाली इसी को डिवाइड करेंगे, इसी को नहीं, पूरे में डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अब आ जाइए, और डायरेक्शन रेशियो निकालते समय सिंपलेस्ट फॉर्म देखना बस खाली। अब उसके पैरेलल लाइन की निकाल आई तो पैरेलल लाइन में उसकी भी वही हो जाएगी। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले तो आप भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, देखिए हम यहाँ और क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी को ही।
इफ लाइन passes through origin, तब क्या हो जाएगा बोलिए, x1 y1 z1 कहां पर पहुंच गया बोलिए, ओरिजिन पर। तो x1 की भी वैल्यू 0, y1 की भी वैल्यू 0, और तो ये क्या हो गया, तो लाइन क्या हो गई, देयरफॉर लाइन इज क्या, x बाई ए प्लस इज इक्वल टू y बाई बी इज इक्वल टू z बाई सी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट? अब आइए यहीं पर एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब जाहिर है अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ना तो हमें पैरामीटर यूज करना है, क्यों भाई? तो अभी भी आपने क्या पढ़ा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या, z माइनस z1 बाई सी। और जब मैंने अभी प्रूफ कराया था तो किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर, और लैम्डा क्या था, वो पैरेलल की कंडीशन से पैरामीटर था, तो वही लेट कर लीजिए आप। जब लाइन लिखेंगे तो उसको इज इक्वल टू लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू क्या, लैम्डा लिखिए इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीटर हो गया। जैसे ही इसको पैरामीटर लेट करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। अब यहाँ से एक्स वाई जेड ही तो वेरिएबल पॉइंट था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताइए, ए लैम्डा प्लस x1, बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकालिए, b लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू निकालिए, c लैम्डा प्लस z1। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट? अब यहां पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है, पहले उसको बता करके तब चले इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहचानिए, हम आर्टिकल क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन एट ए गिवन डिस्टेंस। यानी किसी लाइन पर, किसी गिवन डिस्टेंस पर क्या निकालने जा रहे हैं, पॉइंट्स लिखा है तो ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट्स होगा तो क्या करेंगे। जैसे ये हमारी लाइन है और ये हमने इसी फॉर्म में लिया है, एक्स माइनस एक्स कार्टेशियन फॉर्म में, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये ले लिया है। और कहां से निकालेंगे ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं और से नहीं निकालेंगे, जहां से ये लाइन पास कर रही है। किससे पास कर रही है, x1 y1 z1 से, उस पॉइंट को हमने ये लेट कर लिया। अब कितनी डिस्टेंस पे निकालना है, चूंकि अब दोनों पॉइंट डिस्टेंस होगी लाइन में, तो एक की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कर देंगे, दूसरे वाले क्या कर देंगे, निगेटिव। अब समझिएगा, जो हमने पैरामीटर यूज किया है ये लैम्डा, वही यहां पर डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे, उसी को ही, किसी और को नहीं। तो अब जो ये हमारा पैरामीटर लैम्डा है, अगर कभी कोई आपसे पूछे तो किसके फॉर्म में है, डिस्टेंस के फॉर्म में। क्योंकि उस पॉइंट से ही तो चलेंगे, तो उसी डिस्टेंस, वही तो वेरी कर रहा है लाइन पर, तो वो डिस्टेंस ही वेरी कर रही है, यही वेरिएबल हुआ यहां पर। जब वेक्टर फॉर्म था तो कुछ और था, रियल नंबर लिया था, और यही डिस्टेंस, और वही रियल नंबर आपका पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है, वही चीज है आपकी। तो अब मान लीजिए हम यहां पे भी निकालने जा रहे हैं, इसको P बोल दिया, इधर निकालने जा रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस रहेगी, तो ये लैम्डा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस लैम्डा। ये ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहां पर चूंकि इक्वल डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो इसी चीज को ही ये हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, अब इस पर जब पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो उसी को हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस लैम्डा। तो एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, समझ में आई नहीं है? तो इक्वल डिस्टेंस हम लेने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वल है, ये हमने वहां दिखा दिया। अगर एक ही पॉइंट निकालना है तो आप किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाले को। ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी हमें निकालने के लिए, इसलिए सारी चीजें बता के जा रहे हैं। तो यहां पर ये डिस्टेंस और ये आपस में क्या है बोलिए, इक्वल है।
अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, प्लस माइनस ए लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, प्लस माइनस बी लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस z1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब प्लस माइनस लैम्डा लेट करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, हमको कंडीशन दी रहेगी लैम्डा निकालने की भी, आप आगे पढ़ेंगे वो सब कंडीशन हमको गिवन रहेगी, लेकिन इसको हम बेसिक में यहाँ पढ़ के जा रहे हैं। तो ये पॉइंट ऐसे ना लिखेंगे, उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, ये तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा वहीं से होगी जहां से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहीं पर आगे पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन in terms of direction cosines, direction cosines। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा x माइनस x1 बाई ए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे उसे मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना, तभी तो होगा, तभी तो डायरेक्शन कोसाइन आएगी वो LMN। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू क्या, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या, z माइनस z1 बाई क्या c। और इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि ABC है ना इस समय इसकी, तो जाहिर है इसको किससे डिवाइड कर दे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि हमने एक ही डायरेक्शन को कंसीडर किया था लाइन में वेक्टर बनाते समय, तो एक ही लेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, पैरेलल के केस में ये होगा। तो अब यहाँ से क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन ए अपॉन अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी अपॉन अंडर रूट, बोलो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी अपॉन अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई हर तरफ से, भाई रेशियो के फॉर्म में ना लाइन, तो रेशियो के फॉर्म में तो जो किसी एक नंबर से इनटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कहाँ दिखाई पड़ेगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे में फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। तो ये कभी ये फॉर्म दिखाई नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कब तक, जब तक इसको LMN ना लिखें। तो हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें बोलिए, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू क्या, जब ये फॉर्म लिखेंगे तभी दिखाई पड़ेगा, z माइनस z1 अपॉन बोलो L, ये आपका किसके फॉर्म में आ गई, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। अब देख लीजिए अगला, इफ लाइन passes through origin, लाइन passes through origin, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी, किसे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट, तो क्या लिख दे रहे हैं, x बाई एल इज इक्वल टू क्या, y बाई एम इज इक्वल टू क्या, z बाई एन। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए भाई, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। आइए पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस अपने से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 0, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से
अरे भाई तीनों परपेंडिकुलर तो हैं, तो उसमें सोचना क्या है, पहले दिन यही बताया, जब उसको पढ़ाया था तभी बताया था। तो लिख दीजिए cos 0 cos 90, लिखिए डायरेक्शन कोसाइन, cos 0 cos 90 फिर cos 90, क्या आ गया बोलिए 100, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, फटाक से बोल दीजिए अब, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, जल्दी बोलिए 0 1, फटाक से बोलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। अब एक्स एक्सिस भी तो खुद अपने आप में एक लाइन है, लाइन लिखें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पे लिखने जा रहे हैं, आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, अब बताइए लाइन को पास करने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो उसके पैरेलल लाइन की पता हो, या उसी की डायरेक्शन क्या पता हो, कोसाइंस भी पता हो। तो बताइए एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास कर रहा है, तेज बोलिए भाई, एक्स एक्सिस किसी पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बोलिए किससे, तो पता तो चल गया, डायरेक्शन कोसाइन भी पता हो गई, तो क्या लिखें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बोलिए x माइनस x1 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई 0 z माइनस 0 बाई 0। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर कहीं अपॉन में 0 आ गया घबराइएगा नहीं, तो इनफाइनाइट हो जा रहा है, नहीं इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गई 0, इसकी भी क्या हो गई 0। तो यहां से क्या आ गया x बाई 1 इज इक्वल टू वाई बाई 0 इज इक्वल टू बोलो z बाई 0। कोई डाउट, या इसी को अगर लिखना चाहें तो इसको पहले इसके बराबर करिए, तो y की वैल्यू क्या 0 और z की वैल्यू भी क्या 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये हो गई, y इज इक्वल टू 0 और क्या, क्यों, अब देखिए पहचानिए, क्योंकि x एक्सिस पे जो आपने पॉइंट लिया है वो a लिया है x कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों क्या लिया था 0, और क्या होती कंडीशन कि वो गिवन कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 हमेशा उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। उससे ना रटिएगा कि अच्छा x एक्सिस की y 0 थी तो यहां z भी 0 हो जाएगी, नहीं, बस उससे रटने का काम खत्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बोलिए यहां पर क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, फटाक से बोलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, एक्स बाई 0 इज इक्वल टू ये हो गया, या फटाक से बोलिए यहां लिखिए, जल्दी बोलिए एक्स इक्वल टू, हाँ, और z इज इक्वल टू 0, ये दोनों साथ साथ एक नहीं, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, बोलिए फटाक से जल्दी बोल दीजिए, बोलिए, हाँ, इज इक्वल टू, और फिर बोलिए, हाँ, y इज इक्वल टू, ये दोनों साथ साथ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।